हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज। वैदिक समाज की जो मेरी पिछली वीडियो थी उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में देखेंगे कि भौगोलिक आधार पर जो है आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ तक था। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं यूपीपीसीएस 2021 और यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं। तो हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति में जो है आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, उनकी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है उसका एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। इनकी जानकारी के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत हमारे पास ऋग्वेद है। अतः ऋग्वेद में उल्लेखित जानकारी के आधार पर आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ तक था इसका पता चलता है। किसके आधार पर? ऋग्वेद में उल्लेखित जानकारियों के आधार पर। ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों का उल्लेख आया है। कितना? 25 नदियों का उल्लेख आया है, और जिसमें सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख आया है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसके आसपास ही आर्य जो है वो रहते होंगे। उसके बाद 3 बार यमुना का और 1 बार गंगा का, ओनली 1 बार गंगा का उल्लेख आया है। तो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आर्य थे वो सप्तसैंधव प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? सप्तसैंधव प्रदेश में। और इसकी जो 7 नदियाँ थी उसका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ये 7 नदियाँ थी जैसे सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पौरुषणी, विपाशा, शैतुद्री और सरस्वती। सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है उसे झेलम बोलते हैं, अस्कनी को चेनाब, पौरुषणी को रावी, विपाशा नदी को व्यास और शतुद्री को सतलज नदी कहा गया है। सरस्वती को जो है नदियों की माँ या नदीतमा, सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती। इसको सभी नदियों की माँ या नदीतमा कहा गया है। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। इसके अलावा कुछ हम नोट करा देते हैं। जैसे अगर हम चारों वेदों की बात करें तो उसमें जो है टोटल 31 नदियों का उल्लेख आया है। कितना? 31 नदियों का टोटल चारों वेदों में। और जो ऋग्वेद है, जो स्टार्टिंग का जो वेद है ऋग्वेद, सिर्फ उसके अंदर ही जो है 25 नदियों का उल्लेख आया है। और सर्वाधिक जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का, उसके बाद यमुना नदी का 3 बार और गंगा का सिर्फ 1 बार ही उल्लेख आया है ऋग्वेद के अंदर। इसके अलावा ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख भी आया है। अफ़गानिस्तान की जो थी कुंभा, कुर्मू, गोमती और सुवास्तु। कुंभा का वर्तमान जो नाम है वो काबुल नदी, कुर्मू का कुर्रम, गोमती का गोमल नदी और सुवास्तु का स्वात नदी है। स्वात नदी की घाटी आपने सुनी होगी। तो 4 नदियों का उल्लेख जो है अफ़गानिस्तान की भी ऋग्वेद के अंदर हमें मिलता है। आइए हम बात करते हैं इसके अलावा ऋग्वेद में जो है कश्मीर की एक नदी का उल्लेख भी आया है। एक नदी का जिसका नाम था रुद्र बहता। रुद्र बहता जो नदी थी वो कश्मीर के अंदर थी। और इसके अलावा ऋग्वेद में जो है हिमालय की एक चोटी का उल्लेख भी आया है जिसका नाम था मंजूमत चोटी। और वहाँ से जो है आर्य सोमरस प्राप्त करते थे। सोमरस एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो हिमालय की एक चोटी है मंजूमत, वहाँ से उसका उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। इसलिए इससे पता चलता है कि ऋग्वेद में आई जानकारी के आधार पर हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक आर्य थे वो मूलतः जो है सप्तसैंधव प्रदेश में ही रहते थे। और जो उनकी गतिविधि का जो केंद्र था प्रारंभिक आर्यों की, वो अफ़गानिस्तान से लेकर गंगा नदी के पश्चिमी तट तक था। पश्चिमी नदी को जो आरंभिक आर्य थे वो पार नहीं कर पाए। अगर पार कर पाते तो वो ऋग्वेद में उल्लेख करते। तो ऋग्वेद में जो भी उल्लेख है उसमें सिर्फ इतना ही है कि अफ़गानिस्तान से लेकर गंगा नदी के पश्चिमी तट तक, अर्थात जो प्रारंभिक आर्य थे वो गंगा नदी को पार नहीं कर पाए। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख होने के कारण जो प्रारंभिक आर्य थे उनका जो गतिविधि का जो केंद्र था वो सप्तसैंधव प्रदेश ही था। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो आर्यों का मूल स्थान था वो सप्तसैंधव प्रदेश ही था। तो जो हमारी आगे की वीडियो होगी उसमें हम वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की
अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।